नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय। बस एक सवाल में आपका स्वागत है। दो विश्व युद्ध ने इंसानियत को झकझोर दिया, तब यह प्रतिज्ञा लिया गया पूरे विश्व के द्वारा, नेवर अगेन। लेकिन आज वही दर फिर से लौट रहा है। क्या इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध अब सिर्फ एक चिंगारी दूर है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, या सिर्फ ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया है? बस बहस करने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए हम तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, ये सच में पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है या सिर्फ एक डिबेट का टॉपिक है? क्या समीकरण बन रहा है? हमें क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है बस थर्ड वर्ल्ड वॉर एक चिंगारी दूर है? मेजर फ्लैश पॉइंट्स which are ready to explore। पहला, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया's invasion continued since 2022। रशिया बहुत ही तेजी से कीव पर कब्जा करने और यूक्रेनियन सरकार को गिराने के लक्ष्य रखा था, लेकिन उसे जोरदार प्रतिकार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध तब से एक लंबा और खिंचता हुआ संघर्ष बन गया है, जिसमें दोनों तरफ भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है और बड़े पैमाने पर भी तबाही मची है। क्या सच में यूक्रेन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है जो एक समय का सुपर पावर रशिया जैसे पावर को टक्कर दे सकता है? नहीं, कहानी कुछ और है। हियर कम्स नाटोस इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। रशिया यूक्रेन युद्ध में नाटो ने सीधी रूप से सेना नहीं भेजा है, लेकिन उसने यूक्रेन को हथियार, ट्रेनिंग और धनराशि के रूप में बड़े स्तर पर सहायता दी है। इसके अलावा नाटो देशों ने रशिया पर कठोर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए हैं। यह सब नाटो की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को ही दर्शाता है, जिससे युद्ध का स्तर और तनाव में वृद्धि हुई है। तो रशिया के पास क्या ऑप्शन है? क्या कर सकता है रशिया? रशिया ने कई बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की धमकी दी है, खासकर जब उसके खिलाफ युद्ध में बड़ा दबाव बना। ये धमकियां रशिया की न्यूक्लियर नीति का हिस्सा हैं, लेकिन इनका प्रयोग दुनिया भर में भय और आशंका का विषय बन गया है। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश ने नाटो में ज्वाइन कर रहे हैं, जो फर्दर एस्केलेटेड द टेंशन बिटवीन द आर्च राइवल्स बिटवीन रशिया एंड यूएसए। 2023 में फिनलैंड, 2024 में स्वीडन नाटो के सदस्य बन गए। इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने से रशिया और नाटो के बीच में सीमा बढ़ गई है, जैसे युद्ध में तनाव और वृद्धि हुई है। यह कदम रशिया के लिए एक सुरक्षा चुनौती माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें, यहाँ पे इजराइल हमास के बीच में छिड़ी लड़ाई ने पूरी मिडिल ईस्ट में स्थिरता को चुनौती दी है। हमास के गजे से की गई हमलों के बाद उसके जवाब में इजराइल ने कठोर मिलिट्री एक्शंस लिए। दूसरी तरफ ईरान, जो हमास और अन्य मिलिटेंट ग्रुप को समर्थन देने के लिए जाना जाता है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यह स्थिति एक बड़े रीजनल संघर्ष का रूप ले सकती है। गाजा में छिड़ी युद्ध ने धीरे धीरे एक क्षेत्रीय संकट का रूप ले लिया है। इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष, उसके साथ साथ अन्य देशों जैसे ईरान, लेबनान और सीरिया भी इस तनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ रहे हैं। इससे पूरी मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर संकट मंडरा रहा है। उसके साथ ही दूसरी तरफ ईरान की बात करें, ईरान बैक्स द प्रॉक्सीज लाइक हिजबुल्ला एंड हौथी रिबेल्स। ईरान अपने स्ट्रेटेजिक हितों के बढ़ावा देने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप का समर्थन करता है। हिजबुल्ला और हौथी जैसे संगठन ईरान के प्रमुख प्रॉक्सीज हैं। ये ग्रुप ना ही केवल इजराइल के खिलाफ बल्कि अन्य गल्फ देशों के खिलाफ भी कठोर रवैया अपनाते हैं। ईरान के इस रोल से पूरी क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, अपार्ट फ्रॉम द इशूज दैट वाज प्रिवेलिंग इन द मिडिल ईस्ट। रेड सी में यूएस और वेस्टर्न देशों के सेना जहाज़ों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, खासकर हौथीस के द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर किए जा रहे हमले के बाद। इस स्थिति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को प्रत्यक्ष रूप में संघर्ष में खींच लाया है। आने वाले समय में यह स्थिति सीधी मिलिट्री टकराव में बदल सकता है। अनदर मेजर फ्लैश पॉइंट दैट मे लीड्स टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, चाइना ताइवान क्राइसिस। चाइना ताइवान का संकट एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक मुद्दा बन चुका है। चाइना ताइवान का अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा करने की धमकी भी दे चुका है। दूसरी तरफ
ताइवान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, जिसे अमेरिका और उसके सहयोग देशों का समर्थन मिलता है। ये तनाव कभी भी एक बड़े सेना संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिका ताइवान को हथियार और रक्षा उपकरण प्रदान करता है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही यूएस नेवी ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में नियमित नावल पेट्रोल्स करती है, ताकि चाइना के एग्रेशन को रोका जा सके। ये कदम चाइना को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है, जो इस संकट को और गहरा करता है। इंडो पैसिफिक बिकम ए न्यू वॉर थिएटर। ये इंडो पैसिफिक रीजन धीरे धीरे एक वॉर थिएटर बन रहा है। चाइना के एग्रेसिव रवैया, ताइवान संकट और साउथ चाइना सी में बढ़ती तनाव, भारी गतिविधियों के चलते ये क्षेत्र ग्लोबल शक्तियों का तनाव का केंद्र बन गया है। अमेरिका और उसके सहयोग देश अपना सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी समय बड़े संघर्ष जन्म दे सकता है। ये सारे तनाव के सेंटर एक साथ फट गया तो पूरे विश्व एक ग्लोबल बैटल ग्राउंड बन जाएगा। सेगमेंट 2, अलायंस, आर्म्स रेस एंड न्यू कोल्ड वॉर। अभी के समय हम ये बोल सकते हैं, अभी आर्म्स रेस 2.0 चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, वो अपने इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट अभी पास किया है, जो बढ़ते हुए ग्लोबल खतरों और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का जवाब है। इस बजट का उद्देश्य नए हथियारों, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत बनाना है। ये कदम रशिया, चाइना और अन्य चुनौतियों प्रति अमेरिका का सक्रिय रवैया को दर्शाता है। दूसरी तरफ रशिया की बात करें, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक जैसे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। रशिया अपनी रक्षा क्षमता में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों को शामिल किया है, जो ध्वनि से भी कई गुना तेजी से निशाना बना सकता है। साथ ही रशिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। ये सब उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वेस्ट और नाटो को डिटरेंस देना है। ऑन द अदर साइड, चाइना एंड इट्स एक्सपेंडिंग नावल बेसेस अक्रॉस इंडो पैसिफिक। चाइना की बात करें, वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही तेजी से अपने नावल बेसेस को विस्तार कर रहा है, जिसका उद्देश्य सामुद्रिक प्रभुत्व और जियो स्ट्रेटेजिक पक्ष को मजबूत बनाना है। साउथ चाइना सी, ग्वादर इन पाकिस्तान और जिबूती जैसे स्थल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये विस्तार अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए एक चुनौती बन गया है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया हर महीने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ाता है। ये मिसाइल परीक्षण उसका न्यूक्लियर क्षमता को भी मजबूत कर रहा है, जिससे विश्व भर में तनाव बढ़ रहा है। जब दुनिया के देश हथियार में दौड़ लगा रहे हैं, तो शांति कैसे बचेगी? कहाँ पीस एस्टेब्लिश हो पाएगी? कहाँ से आएगा शांति? सेगमेंट 3, इंडियाज रोल, न्यूट्रल, मीडिएटर और टारगेट। क्या इंडिया एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जस्ट टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या है इंडिया का पोजीशन? लेट्स लुक इनटू द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ। सो ये सीधी तरीके से मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। ये देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका मतलब है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी बड़े नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल गठबंधन के साथ संबंध बनाता है, ताकि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाभ प्राप्त कर सके। रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करने कई देशों के लिए आर्थिक लाभदायक साबित होती है, खास करके इंडिया जैसे देश के लिए और इन देशों के लिए जो एनर्जी से बड़ी मांग रखते हैं। एट द सेम टाइम, डिफेंस डील्स विथ फ्रांस, यूएस, इजराइल एंड रशिया। कई देश फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और रशिया के साथ अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए डील्स करते हैं। इंडिया भी उनमें शामिल है। ये रिश्ता उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने का प्रयासों को दर्शाता है। आज भी इंडिया किसी के साथ कोई फॉर्मल अलाइनमेंट साइन नहीं किया है, कोई ब्लॉक के साथ वो नहीं है। वो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉलिसी फॉलो करता है। किसी भी ब्लॉक के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं रखा है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। ये पोटेंशियल रिस्क फॉर इंडिया। फर्स्ट, बॉर्डर टेंशंस विथ चाइना। गलवान वैली की बात करें, which was an important strategic access to ऑक्साइड चैन। यहाँ जून 2020 में भारत और चाइना के बीच सैन्यों के बीच में हिंसा हुई थी।
जिसमें दोनों तरफ की सेना को नुकसान हुआ था। पैंगोंग त्सो लेक की बात करें, जो डिस्प्यूटेड अराउंड फिंगर 4 टू फिंगर 8 एरिया, ये दोनों देश इस क्षेत्र को अपना मानते हैं। यहाँ भी इंडिया और चाइना के बीच तनाव देखी गई है। हॉट स्प्रिंग नियर कोंगला, अनदर फेस ऑफ जोन सिंस 2020 टेंशंस, यहाँ भी सैनिक तैनात है और ये सैन्य तैनाती में वृद्धि हुई है। देपसांग प्लेन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव, ये बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मैदान है। यहाँ पर चाइनीज सेना ने कई बार भारतीय सेना को पेट्रोलिंग रोकी है। डेमचोक एक ऐसी क्षेत्र है, एक ऐसी रीजन है जहाँ अक्सर चाइनीज घुसपैठ की घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर नागरिक स्तर पर भी तनाव देखी गई है। अनदर पोटेंशियल थ्रेट और अनदर पोटेंशियल रिस्क फॉर इंडिया, द ग्रोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। खास करके सिपेक की बात करें, BRI की बात करें और मिलिट्री ड्रिल्स की बात करें तो ये तो ऐसी बात है, चोर चोर मौसेरा भाई। सिपेक एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इसका उद्देश्य सड़कों, रेलवे और एनर्जी पाइपलाइंस के जरिए चाइना को अरेबियन सी से जोड़ना है। भारत इस पर विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। यह भारत का संप्रभुता, भारत का अखंडता के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान BRI का एक प्रमुख सहयोगी है, जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे चाइना से $1 बिलियन की फंडिंग मिलती है। इसका उद्देश्य व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास, जो मिलिट्री ड्रिल्स की बात कर रहे हैं, सहीन सीरीज के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता रहता है, जो एक जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल्स है। इनका उद्देश्य डिफेंस टाइज को मजबूत करना और भारत जैसे रीजनल राइवल्स को भी बैलेंस करना है। ये ड्रिल्स स्ट्रेटेजी के अलाइनमेंट और टेक्नोलॉजी शेयर पर भी हिस्सा है। लेकिन कब तक ये चाइना और पाकिस्तान का अनरोमांटिक हनीमून चलेगा? चाइना और पाकिस्तान का ये रिश्ता एक ऐसी दोस्ती है, एक दोस्ती के नाम पर एक छुपा हुआ मामला है, जहां एक तरफ चाइना हड्डी फेंकता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वफादारी का नाटक करता है। वफादार नहीं, सिर्फ नाटक करता है। ये रिश्ता ऐसा है जिससे कोई मालिक अपने पालतू से वफादारी का उम्मीद रखता है, लेकिन सिर्फ जब तक उससे अपना फायदा मिलता है रहे। अनदर इम्पोर्टेंट पोटेंशियल रिस्क फॉर इंडिया, ऑयल शॉक्स इफ मिडिल ईस्ट वार एस्केलेट्स। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है, जैसे इजराइल और ईरान या गल्फ टेंशन, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है। इसका सीधा असर तेल की कीमत पर पड़ता है, प्राइस स्काई रॉकेट होता है और इसका खामियाजा भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अपने तेल की आवश्यकता को लगभग 85% इंपोर्ट करता है, जिनमें से काफ़ी हिस्सा गल्फ देशों से आता है। कीमत बढ़ने से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे विश्व पर पड़ेगा। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर युद्ध या नावल ब्लॉकेट से ऑयल टैंकर की सप्लाई रुक जाती है और साथ में तेल की कमी और जियोपॉलिटिक्स के चलते स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है और रुपये पर भी प्रेशर बढ़ेगा। अनदर पोटेंशियल रिस्क फॉर इंडिया, रशियन वेपन्स डिले ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वार। इंडिया काफ़ी हद तक रशियन इंपोर्ट कम कर चुका है, लेकिन आज भी लगभग 50% से ज़्यादा हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इंपोर्ट रशिया से हो रहा है। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के कारण अपना खुद की मिलिट्री प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इस वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जैसे भारत के लिए आर्म्स सप्लाई डिले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 की डिलीवरी सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट में भी विलंबित हो रहा है, डिले हो रहा है। T-90 बैटल टैंक्स, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और KA-226 हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी अपग्रेडेशन या सप्लाई रुकी हुई है। भारत दोनों तरफ की पॉलिटिक्स समझ रहा है। एक तरफ रशिया के साथ डिफेंस और हिस्टोरिकल टाइज, दूसरी तरफ US, EU वार जैसे डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। शॉर्ट टर्म में भारत डिप्लोमेटिक स्किल से दोनों तरफ का रिलेशन को चला रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा भारत के ऊपर? लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मूल सिद्धांत है कि कैसे कोई देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर बना सके, उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। जब तक
उसको फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। जो आज तुम्हारे दोस्त है कल वो तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं, और आज जो दुश्मन कल वो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। इसलिए ये बोला जाता है देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इस स्थिति में भारत कब तक अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी चला पाएगा, ये देखना बाकी होगा। लेट्स अंडरस्टैंड, कैन इंडिया बिकेम ए पीस मेकर? क्या सच में भारत के पास ये अवसर है, भारत के पास ये क्षमता है जो पूरा विश्व को शांति का पाठ पढ़ा सकता है? आइए देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कुछ नहीं कर सकता। अभी भारत के पास मौका है और दस्तूर भी, वक्त भी हमारे हक में है और दस्तूर भी। अब आगे बढ़ना है तो कारवान बन जाए, वरना सन्नाटा ही मुकद्दर होगा। इंडिया लेड G20 पीस मैसेज जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र पढ़ाया है, जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जोर दिया है। भारत ने G20 में ये स्पष्ट किया, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। संवाद, समझौता और समन्वय, जो बोलते हैं डायलॉग, कंसेंसस एंड कोऑर्डिनेशन, उसके जरिए ही स्थायी शांति संभव है। न्यूट्रल मीडिएटर का भूमिका भारत निभा सकता है। भारत एक ब्रिज बिल्डर के रूप में स्थापित किया है अपने आप को, ना सिर्फ वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच, बल्कि रशिया यूक्रेन जैसे संकट पर भी बैलेंस स्टैंड रख के। G20 के माध्यम से भारत ने यह ध्यान दिया कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। क्लाइमेट एक्शन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन सब शांति और सहयोग पर निर्भर हैं। इंडिया बिकेम द न्यू ट्रस्टेड वॉइस इन ग्लोबल साउथ। भारत ने ग्लोबल साउथ को इंटरेस्ट को उठाने पर जोर दिया है, जहां पर वॉर फैटिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा महसूस होता है। यूएन रिफॉर्म्स और फेयर ग्लोबल गवर्नेंस की मांग भी इसमें शामिल है। भारत ने G20 के माध्यम से दुनिया को यह संदेशा दिया कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि मिलकर आगे बढ़ने का है। भारत विश्व को युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष नहीं बल्कि शांति का वार्ता दिया है। ये वार्ता बहुत दूर तक जाएगा और सारा विश्व में भारत का परचम लहराएगा। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? विल इंडिया mediate peace or be forced into conflict? Let's understand. भारत शांति बनाए रखना चाहता है, लेकिन युद्ध थोपा गया तो भारत भी तैयार है। मेडिएशन पहला रास्ता है, पर सेल्फ डिफेंस अंतिम विकल्प। हर समस्या का समाधान शांति से नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध करने का सलाह नहीं देते। विल इंडिया बी ए मेडिएटर और ए बैटल ग्राउंड? ये देखना बाकी है। सेगमेंट 4, व्हाट इफ थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस? अगर तीसरे विश्व युद्ध हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इफ द रेडियंस ऑफ द 1000 suns were to wash together and the splendor of the might, now I became dead, the destroyer of the world. Robert J. Oppenheimer quoted from Bhagavad Gita after witnessing the first nuclear explosion. New Trinity 1945। इससे यह पता चलता है न्यूक्लियर वेपन्स कितना तबाही मचा सकता है। न्यूक्लियर एक्सचेंजेस में करोड़ मरेंगे। न्यूक्लियर वार में जिहादी और फसादी के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। सिर्फ कुछ मिनट्स में 1 से 5 करोड़ लोग तुरंत मर सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन, ब्लास्ट और हीट के कारण। ना कोई जीतेगा ना कोई बचेगा, सिर्फ मास डिस्ट्रक्शन, रेडिएशन और ह्यूमन ट्रेजेडी होगी। युद्ध के बाद न्यूक्लियर विंटर और भूखमरी ये भी हो सकता है। एक न्यूक्लियर बटन दबाने से करोड़ लोग मिट जाएंगे और इंसान सिविलिटी का अंतिम पतन होगा। इसलिए यह ध्यान देना होगा, शांति कोई ऑप्शन नहीं, ये जिंदा रहने का शर्त है। युद्ध हुआ तो इकोनॉमी कोलैप्स करेंगे, ग्लोबल ट्रेड हल्ट होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। युद्ध, सैंक्शंस या जियोपॉलिटिकल ब्लॉकेट से इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाता है। कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, सप्लाई चेन सब जाम हो जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हो जाता है। रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और बाजार में भरोसा टूट जाता है। करेंसी कोलैप्स होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन का शुरुआत शुरू हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और फूड इनसिक्योरिटी से सिविल अनरेस्ट बढ़ सकता है। इसका असर सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर होता है, खास करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। इसके साथ ग्लोबल माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस में भी खड़ा हो सकता है। जब अर्थव्यवस्था गिरता है, सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की जिंदगियां, लोगों के भरोसा और भविष्य भी टूट जाता है। डेटा इज द न्यू ऑयल।
आज के समय एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ब्लैकआउट, फ्यूचर वॉर विल स्टार्ट विथ ए क्लिक, नॉट विथ ए मिसाइल। बिना गोलियों के युद्ध, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, डिफेंस सिस्टम पर अटैक। हैकर्स देश की इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को क्रैश कर सकते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स, रोबोटिक सोल्जर्स, मिसाइल सिस्टम बिना ह्यूमन कंट्रोल के काम करते हैं। एआई टारगेट सिलेक्ट करता है, डिसीजंस टू किल भी खुद लेता है। अगर एआई सिस्टम हैक या फेल हो गया तो मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है बिना जिम्मेदारियों के। हर चीज़ जीपीएस, मोबाइल इंटरनेट, वेदर फोरकास्टर, मिलिट्री ऑपरेशन सैटेलाइट्स पे डिपेंड करते हैं। एक सैटेलाइट अटैक और दुनिया का नेटवर्क टूट सकता है। ये नया युद्ध है जहां ना ही सिर्फ सरहद बल्कि साइबर स्पेस, एआई और ऑर्बिट भी बैटलफील्ड बन चुके हैं। क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? इज थर्ड वर्ल्ड वॉर इनएविटेबल? यस। अगर हाँ, अगर रीजन आपको लगता है यस, तो क्या कारण है? पहला, ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस। आज के नेता शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक वोट बैंक में उलझे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, इनइक्वालिटी जैसे ग्लोबल चैलेंजेस को कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। मल्टीलैटरल फोरम जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी भरोसा कम हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे शक्तिशाली देश का भागदौड़ कोई पागल और मेंटल अनस्टेबल इंसान संभाल रहा है जो सिर्फ क्रेडिट चोरी करने में लगा हुआ है और खुद ही नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आतंकवाद को भी बढ़ावा देने में लगा हुआ। दुनिया वेस्ट वर्सेस ईस्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी में बढ़ चुका है। सुपर पावर्स अपने इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। भारत जैसे देशों का उदय हो रहा है जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा रहे हैं बड़े मंच पर, और G20 में भी इंक्लूसिविज्म, पीस और डेवलपमेंट को फोकस में रखकर अपने परचम लहरा चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया को जोड़ने वाला साहसी और इम्पार्शियल लीडरशिप अभी भी मिसिंग है। दूसरा वजह जो हमें लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड हेट पॉलिटिक्स। विश्व में एक्सट्रीम नेशनलिज्म और फार राइट पार्टी का इमरजेंस हो रहा है, उदय हो रहा है। पैट्रियटिज्म को जेनोफोबिया और हेट पॉलिटिक्स में बदले जा रहे हैं, जिसमें वी वर्सेस देम का सोच है। पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी का यूज कर रहे हैं। पोलराइजेशन इतना बढ़ चुका है कि कॉमन ग्राउंड मिलना मुश्किल हो रहा है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरा विश्व के लिए, पूरा दुनिया के लिए खतरा है। वार एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, द ग्रोइंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये जो मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टम है, जहाँ डिफेंस कंट्रैक्टर, आर्म्स मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट्स वार को अपने बिजनेस का जरिया बना चुके हैं, वार को अपना बिजनेस का हिस्सा बना चुके हैं। वेपन्स का प्रोडक्शन और आर्म्स सेल्स के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा होता है। लॉन्ग वार्स के साथ कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ता है और गवर्नमेंट डिफेंस बजट में भारी रकम लगाती है, जिससे प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है और वॉर प्रॉफिटर्स का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने में होता है, जिससे पीस नेगोशिएशन सेकेंडरी हो जाता है। इस क्लोज लूप में ह्यूमन सफरिंग और डिस्ट्रक्शन का फायदा कॉरपोरेशंस और पॉलिटिकल एलिट्स उठाते हैं, लेकिन आम इंसान सिर्फ नुकसान उठाता है। इसे कई सारी मिलिट्री कंपनीज है जिनका मुनाफा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लॉकहीड मार्टिन की बात करें 2023 में उसका मुनाफा, उसका रेवेन्यू 68 बिलियन यूएस डॉलर था, बोइंग का 78 यूएस बिलियन डॉलर और जनरल डायनामिक्स का 40 बिलियन यूएस डॉलर था। इन शॉर्ट, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जनरेट्स मैसिव प्रॉफिट्स, particularly during the times of conflicts, where the demand for advanced weapons and military technology soars. लेकिन हमें ये याद रखना होगा, वार कभी भी बिजनेस का पार्ट, बिजनेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। जब युद्ध पैसा कमाने का जरिया बन जाता है, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं किसका जीत है और इसमें किसका हार है। जो प्रॉक्सी वार्स चले आ रहे हैं वो अभी उनका लिमिट क्रॉस कर चुका है। प्रॉक्सी वार्स क्या होते हैं? वो वार होते हैं जिसमें दो कंट्री डायरेक्ट फाइटिंग के बजाय अपने लोकल अलायंस या नॉन स्टेट एक्टर को यूज करते हैं। फिनेंशियल सपोर्ट, आर्म्स सप्लाई या मिलिट्री ट्रेनिंग के जरिए एक देश दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है बिना अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाए। आजकल प्रॉक्सी वॉर ग्लोबल स्केल पर बढ़ चुका है। सीरिया, येमेन, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में भी
ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का वजह बन चुका है और रीजनल प्लेयर्स के थ्रू लड़ी जा रही है। चाइना, रसिया, यूएस और ईरान जैसे पावर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। प्रॉक्सी वॉर अब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक ग्लोबल गेम बन चुका है। इनका खतरा यह है ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी अपनी असली बाउंड्रीज के बाहर निकल सकता है। ये तो सारा रीजन था जो हमें लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। इसके अलावा कोई कारण है जिसे हमें लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला नहीं है। न्यूक्लियर वॉर कभी छिड़ नहीं सकता, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। रीजन्स इट मे नॉट, वर्ल्ड वॉर 3 इट्स ए डे ड्रीम। आई डू नॉट नो with what weapons World War 3 will be fought, but World War 4 will be fought with sticks and stones. Einstein was warning that if humanity engages in nuclear war, civilization could be destroyed so badly that the survivor would be thrown back to the Stone Age, left with nothing but primitive tools to fight with each other. सबको पता है आज अगर युद्ध हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगा और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो सबको अपनी जकड़ में ले लेगा। जिहादी और फैसदी के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन सबको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। इसलिए वार खास करके वर्ल्ड वॉर 3 का चांस बहुत ही कम है। क्यों कम है? म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटरेंस। म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें दो या अधिक देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल एक दूसरे को रोकने के लिए करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस दोनों तरफ को न्यूक्लियर वॉर से बचाती है, क्योंकि दोनों को पता है अगर एक ने न्यूक्लियर अटैक किया तो दूसरा भी रिटेलिएशन करेगा, जिसमें दोनों की तबाही हो सकता है। म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटरेंस ने वर्ल्ड को एक अजीब बैलेंस दिया है। न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए एक तरीका दिया है, लेकिन इसका रिस्क भी बढ़ सकता है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमिक्स, द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी दैट वाज प्रोपेगेटेड बाय रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाय वाज वेरी मच रिलेवेंट टुडे। ये थ्योरी बताता है कि आज की दुनिया में एक देश दूसरे देश पर कई तरीकों से डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, हर तरफ से, और युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दोनों के बीच में तनाव होते हुए भी वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल की बात करें, चाइना यूएस की ट्रेड बात करें, जो पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद दोनों इकोनॉमीज डीपली कनेक्टेड है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, कंट्रीज अपने सोवेनिटी शेयर करती हैं फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंडिया और मिडिल ईस्ट की बात करें, दोनों के बीच में टाइज है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इवन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो चलता रहता है। आज की दुनिया एक जाली जैसा इंटरकनेक्टेड है, जहां एक थ्रेड हिलता है तो वहां पूरे सिस्टम हिल सकता है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी हमें ये याद दिलाता है कि कोऑपरेशन और संवाद आज के समय में युद्ध से ज़्यादा लॉजिकल और जरूरी है। द राइज ऑफ ग्लोबल यूथ मूवमेंट, दे आर पिचिंग फॉर पीस। आज की यंग जनरेशन सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, ग्लोबल पीस के लिए एक्टिव फोर्स बन चुकी है। कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट क्राइसिस, रेसिज्म, जेंडर वायलेंस जैसे इश्यूज को लेके यूथ अपनी आवाज़ उठा रहा है, ऑनलाइन और ग्राउंड दोनों लेवल पर। एग्जाम्पल की बात करें, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, जो क्लाइमेट एक्शन के जरिए ग्लोबल पीस और सस्टेनेबिलिटी के लिए यूथ का आंदोलन है। मार्च फॉर आवर लाइव्स अगेंस्ट द गन वायलेंस इन यूएसए, ग्लोबल पीस चेन, यूथ एम्बेसडर्स एक्सेस कंट्रीज, जो डायलॉग, टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। जहां राजनीति बंदूक उठा रहा है, वहां नई पीढ़ी पेन, पोस्टर और प्रोटेस्ट से शांति का पैगाम दे रहा है। ग्लोबल यूथ मूवमेंट्स प्रूफ है कि शांति सिर्फ आइडियल नहीं, एक एक्शन है जो हर स्टूडेंट, हर एक्टिविस्ट, हर सिटीजन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट मेजर टेक कंपनीज दे आर रेसिस्टिंग अगेंस्ट वार। कई टेक कंपनीज अब वार प्रॉफिटियरिंग का हिस्सा बनने के बजाय शांति और एथिक्स के साथ खड़ी है। इनका मानना है कि टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी और पीस बिल्डिंग के लिए भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, इसे तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जोड़ने के लिए। जब टेक कंपनीज यूथ के खिलाफ खड़ी होती हैं तो सिर्फ पॉलिसी नहीं, इंसानियत का भी पक्ष लेती है। ये देखना बाकी है, और ये अनसर्टनिटी के बीच में दो चीज़ हो सकता है। शायद ये सब कुछ एक साइलेंट वार बन के रह जाएगा, या फिर एक दिन इतनी तेज़ी से फटेगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। बस ये देखना बाकी है। क्या आपको लगता है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या भारत एक शांति दूत बन सकता है? कमेंट योर ओपिनियंस एंड शेयर विद दोस्त हु इग्नोर्स पॉलिटिक्स।
दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।